हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने गेन रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो के प्रैक्टिकल सम देखे थे। एक अभी हमारे पास उसका एक डिफरेंस पड़ा है, तो वो डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो हमें नई चीज़ सीखनी है उसके ऊपर। तो सबसे पहले डिफरेंस की बात करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। पहले तो मीनिंग क्या है? The old partners giving their profit share in favor to the new partner, or change in existing partners' profit and loss ratio due to the reconstruction of partnership firm, where any partner gives its profit share in favor to the other partner is called sacrifice. सीधी सी बात है, सपोज ए एंड बी दो पार्टनर हैं। अब ए जो है, जब पी एन एल रेशियो आपका चेंज होता है तो अपना थोड़ा सा शेयर जो है वो बी को दे देता है। तो अब बी को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं और ए को कम पैसे मिल रहे हैं, तो ए जो है उसने सेक्रीफाइस किया और बी ने गेन किया। खत्म बात। वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर रिसीव बाय existing partner or change in existing partner's profit loss sharing ratio where the some partner sacrifices received by existing partner is called gain ratio. कोई पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, बट वो सेक्रीफाइस कर रहा है और वही चीज़ तो किसी और पार्टनर को मिलने वाली है ना। ए सेक्रीफाइस करेगा तो बी को मिलेगी, यस और नो? यस मिलेगी, और जो उसको मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं? गेन बोलते हैं। सिंपल। नेक्स्ट, व्हेन इट इज कंप्यूटेड, ये कब गिना जाता है? तो हमें दे के रखा है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इज कंप्यूटेड। देखो क्या होता है, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो जाहिर सी बात है उसको हमें कुछ शेयर देना पड़ेगा। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है, जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं, उन लोगों को अब शेयर थोड़ा कम मिलेगा, इससे वो लोग सेक्रीफाइस करेंगे। सीधी सी बात है, इसीलिए बोला कि न्यू पार्टनर एडमिट होता है तब और रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे। तो यहाँ पे क्या होगा? तो देखो, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एंड एट द टाइम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे तो हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होता है, तीन पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो अब सीधी सी बात है जो रिटायर हो रहा है उसका जो शेयर है वो ए और बी, मतलब कि जो बाकी के एग्जिस्टिंग दो पार्टनर है उसको ही मिलने वाला है ना। ए बी सी तीन पार्टनर है, सी रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर किसको मिलेगा? ए को एंड बी को, या तो फिर ए और बी में से किसी एक को, मतलब कोई गेन करेगा। तो उस टाइम पे हमें गेनिंग रेशियो यूज करना होता है। फॉर्मूला तो सबको पता ही है, सेक्रीफाइस का ओल्ड माइनस न्यू एंड गेन का न्यू माइनस ओल्ड। हमने सम भी सॉल्व कर लिया और वैसे ही सम एग्जाम में आने वाले हैं। Why it is found, ये क्यों फाइंड किया जाता है? The sacrifice ratio is found to distribute the goodwill which is brought in a new partner for his share and to give by adjustment of goodwill at the time of the reconstruction of partnership firm. अब देखो, इसके बारे में ज़्यादा समझ में आएगा 5th चैप्टर के अंदर, बट अभी ये लोग ये बोल रहे हैं कि जब हमारा जो पार्टनर है वो गुडविल लेके आएगा, तो गुडविल लेके आया तो जो बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उस शेयर के हिसाब से उसको गुडविल मिलेगा। क्लियर? और गेनिंग में क्या होता है, जब रिटायरमेंट होता है तब हमें गुडविल उसको देना होता है, तो जब हम गुडविल उसको देंगे तो जो बंदा जितना गेन कर रहा है उस हिसाब से, अपने रेशियो के हिसाब से वो क्या लेके आएगा? गुडविल के पैसे वो पे करेगा। क्लियर? ज़्यादा डिटेल में गुडविल के बारे में हम 5th एंड 6th चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे लिखा है गेनिंग रेशियो इज फाउंड फॉर द शेयर ऑफ गुडविल टू द रिटायरिंग पार्टनर बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देन गेन रेशियो and to give the adjustment of the goodwill due to the reconstruction of partnership firm. ये इसके रीज़न है। तो ये हमारा डिफरेंस था छोटा सा, एक बार देख लेना, अच्छे से डिफरेंस कर लेना। नाउ जिसका हमें इंतज़ार था, जो बड़ी चीज़ हम सीखने वाले हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स अकाउंटिंग इफेक्ट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? अब देखो, पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं, फिर उसकी एंट्री समझते हैं। मान लो कि मेरे पास बिल्डिंग है, उसकी वैल्यू जो है वो 10 लाख रुपीज़ है। अब जाहिर सी बात है कोई नया पार्टनर आएगा या तो फिर कोई पार्टनर रिटायर होगा, तो हमें इसकी रिवैल्यूएशन करनी पड़ेगी, मतलब फिर से हम इसका वैल्यूएशन करेगा। तो और मान लो कि बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख की जगह पे हो गई 12 लाख रुपीज़। समझ में आया? 10 लाख का क्या हो गया? 12 लाख रुपीज़ हो गया। अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो इसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए ना, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो सब इसको बेयर करेंगे। तो ये रिवैल्यूएशन करने से हमें कितना फ़ायदा हुआ? 2 लाख रुपीज़ का बेनिफिट हुआ। और अगर लॉस हुआ होता तो भी जो भी लॉस हो रहा है वो, उस चीज़ को हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखानी होती है।
अब सर कौन सी चीज़ कहाँ पे दिखानी, अभी देखो ये एक बार अभी बता देता हूँ, उसके बारे में ज़्यादा समझ में आगे आएगा। सिंपल फंडा है, अगर आपको बेनिफिट होता है, बेनिफिट कैसे हो सकता है वो समझते हैं। पहला बेनिफिट हो सकता है कि जैसे ये असेट है उसकी प्राइस इंक्रीज होना, ये बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट ऐसा हो सकता है कि मेरी कोई लायबिलिटी है, मान लो कि 1 लाख रुपीज़ पे करना है, बट अब उसको मुझे पे करना है 80,000, मतलब लायबिलिटी कम हुई, असेट इंक्रीज हुई तो भी मुझे बेनिफिट हुआ, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो भी मुझे बेनिफिट होगा। तो जब भी मुझे बेनिफिट होता है उस चीज़ को, सॉरी गाइस, उस चीज़ को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। जब भी मुझे बेनिफिट होता है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। और जब मुझे लॉस होता है या तो फिर नुकसान होता है उस टाइम पे मैं डेबिट करूंगा। जैसे कि असेट की वैल्यू डिक्रीज होना और लायबिलिटी इंक्रीज होना, ज़्यादातर लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी बट असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी। लायबिलिटी इंक्रीज इसीलिए नहीं होती है, जैसे कि मान लो मुझे आपको 10,000 देने हैं, तो पड़े पड़े 10,000 के 11,000 थोड़ी ना होगे, 10,000 देने, वो 10,000 ही हमें देने हैं, तो ज़्यादातर लायबिलिटी इंक्रीज होने के चांसेस कम है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि मुझे 2 लोगों को 10,000 देना था, बट मैंने बुक के अंदर रिकॉर्ड किया सिर्फ एक ही बंदे का, तो जो दूसरे बंदे का रिकॉर्ड नहीं किया वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, तो अभी ये मुझे नुकसान हो गया, इसलिए उसको मैं डेबिट करूँगा। वैसे इनकम में भी ऐसा होता है कि मुझे पता नहीं था या तो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी कोई इनकम, अब अचानक से इनकम मुझे याद आ गई या पता चल गया, तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। मतलब सिंपल, आपको इतना पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज़ से आपको बेनिफिट होगा और कौन सी चीज़ से आपको नुकसान होगा। और खैर आप 17 साल के हो गए इस चीज़ में, तो आप मास्टर हो, आपको ये तो बहुत अच्छे से पता चलता है। चलो खैर, अब समझते हैं अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होती है। ये पूरा 6 पॉइंट दे के रखे ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें, हम डायरेक्टली जर्नल एंट्री पे आ जाते हैं। चलो अब जर्नल एंट्री समझने से पहले मैंने जो एक बार अभी बताई थी वो फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे समझ लो। चलो फिर से एक बार, मैंने क्या आप लोगों को बताया था कि अगर मुझे बेनिफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन से साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड। समझना, अगर मुझे बेनिफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन से साइड लिखेंगे, हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगर मुझे लॉस हुआ, नुकसान हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कौन से साइड लिखेंगे, डेबिट साइड। क्लियर। तो एक चीज़ तो मुझे, एक इफेक्ट तो हर बार पता चल जाएगी रिवैल्यूएशन की, कि उसको डेबिट या क्रेडिट करना है। अब समझो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का एग्जाम कंटिन्यू करते हैं। बिल्डिंग है वो 10 लाख की है, उसकी वैल्यू 12 लाख हो गई, मतलब वैल्यू इंक्रीज हुई, मुझे क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। मुझे क्या हुआ, बेनिफिट हुआ, तो मुझे रिवैल्यूएशन को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करूंगा, तो डेबिट क्या करने का, किसकी वैल्यू इंक्रीज हुई, बिल्डिंग की। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बोलो, है ना सिंपल। और अमाउंट कितना लिखेंगे, जितना इंक्रीज होता है, तो 10 लाख और 12 लाख, तो कितना इंक्रीज हुआ, 2 लाख रुपीज इंक्रीज हुआ, तो 2 लाख डेबिट क्रेडिट में लिख देंगे। अब उसकी जगह पे अगर मान लो बिल्डिंग की वैल्यू 8 लाख हुई होती तो मुझे नुकसान होता, तो जब मुझे नुकसान होता है, लॉस होता है, तब मैं रिवैल्यूएशन को क्या करता हूँ, डेबिट। तो मैं एंट्री क्या करता, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रेडिट क्या करेंगे, किसकी वजह से हुआ, बिल्डिंग की वजह से, सो टू बिल्डिंग अकाउंट। इज दैट क्लियर। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। एक और तरीका, सेम एग्जाम्पल को एक और तरीके से समझते हैं, समझना। देखो, डेबिट, सॉरी, ओके, इंक्रीज और ये है डिक्रीज, बराबर, इंक्रीज और ये है डिक्रीज। पहले बात करते हैं हम असेट की। चलो, असेट इंक्रीज हुई तो हमें बेनिफिट होगा, सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है। और जब असेट इंक्रीज हुई तो असेट का बैलेंस डेबिट है, तो उसको क्या कर देने का, डेबिट। मैं किसकी बात कर रहा हूँ अभी, असेट की बात कर रहा हूँ, असेट को क्या कर देने का, डेबिट। और डिक्रीज हुई तो क्या कर देने का, क्रेडिट। वैसे ही लायबिलिटी के अंदर क्या होता है, तो लायबिलिटी के इंक्रीज हुई तो नुकसान है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, वो इंक्रीज होती है तो वो क्या होगा, क्रेडिट। और डिक्रीज होगी तो फायदा हुआ तो क्या करेंगे हम, डेबिट। बराबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिखना हो तो लिख लेना कहीं पे। चलो अब समझते हैं, असेट इंक्रीज हुई तो क्या, जैसे कि अभी बिल्डिंग का एग्जांपल, 10 लाख था, 12 लाख हो गया। असेट इंक्रीज हुई तो क्या करेंगे हम, असेट को डेबिट, मतलब बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट क्या करने का, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर असेट डिक्रीज हुई होती
तो असेट को क्रेडिट करना, तो डेबिट क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगेन जैसी एंट्री पहली मेथड से समझी वैसे इस मेथड से, बस अब फर्क ये है कि आपको कौन सी मेथड अच्छी लगी। आपको जो अच्छी लगती है वो याद रख के उस हिसाब से एंट्री बना देने की। इज इट क्लियर? पहले मैंने क्या सिखाया, अगर बेनिफिट होता है, पहले मैंने रिवैल्यूएशन समझाया, अभी मैंने असेट एंड लायबिलिटी समझाया। अगर बेनिफिट होता है तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करो, तो डेबिट क्या करेंगे, असेट या लायबिलिटी, जो चीज की वजह से हमें बेनिफिट हुआ वो। और अगर मुझे नुकसान हो रहा है तो मैं रिवैल्यूएशन को डेबिट करूंगा और क्रेडिट क्या करूंगा, असेट या लायबिलिटी जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ वो। ये उस हिसाब से समझा था। यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया कि असेट अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट करो, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट करो, बराबर। तो असेट इंक्रीज हुई तो मैंने असेट को डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट में क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये सिंपल सी हमारा लॉजिक है। ये लॉजिक अगर याद रहेगा तो ही आप लोगों को ये एंट्री समझ में आएगी। अब देखो सारी चीजें समझ में आ जाएगी फटाफट। देखो पहले क्या बोला, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट इंक्रीज, अभी मैंने बताया असेट इंक्रीज हुई तो असेट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो देखो क्या लिखा, रिस्पेक्टिव असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। दूसरी तरह से सोचना हो तो क्या सोच सकते हो, असेट इंक्रीज हुई तो मुझे फायदा हुआ, अगर मुझे बेनिफिट होता है तो रिवैल्यूएशन को मुझे क्रेडिट करना पड़ता है, और किसकी वजह से फायदा हुआ, असेट की वजह से, तो असेट को मुझे डेबिट करना पड़ता है। सिंपल, दोनों में से जो लॉजिक आपको यूज करना है करो। असेट डिक्रीज हुआ तो देखो जाहिर सी बात है उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी एंट्री। असेट को क्या करेंगे हम, रिवैल्यूएशन क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और असेट को क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। क्लियर? वैसे ही कुछ और चीजें हैं। When there is a provision of doubtful debt or discount reserve, yes, अगर ये चीज है तो क्या, चलो इससे तो हमें नुकसान ही होने वाला है, बैड डेट रिजर्व करेंगे तो फायदा थोड़ी ना होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को मुझे डेबिट करना है क्योंकि नुकसान हुआ, और जिसकी वजह से हुआ बैड डेट रिजर्व, डिस्काउंट रिजर्व, उसको क्या कर दोगे आप, क्रेडिट। सिंपल। आगे वैसे लायबिलिटी के अंदर चलो एक और चीज बाकी है, अनरिकॉर्डेड असेट, अकर्ड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसी सारी चीजें जो है वो रिकॉर्ड करना रह गया है। अब देखो असेट मेरे पास है और रिकॉर्ड करना रह गया, तो अब मुझे रिकॉर्ड करूंगा तो मुझे तो फायदा होगा ना। पहले असेट कम दिख रही थी, अब असेट ज्यादा दिखेगी। इनकम जो है मुझे लेनी है पर मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, अब मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा तो मुझे तो फायदा ही होगा ना। तो इससे बेनिफिट होता है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और ये सारी चीजें डेबिट होगी। कोई भी असेट जो रिकॉर्ड करना रहेगी वो भी डेबिट, अगर इनकम भी डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस, मैंने एडवांस में एक्सपेंस पे कर दिया, बेनिफिट है भाई मुझे, तो ये भी डेबिट होगा। इज इट क्लियर? आई होप कि आप समझ रहे हो। ये अभी जो जनरल एंट्री समझ रहे हो उसमें तो अब कुछ ज़्यादा खास नहीं बचा। जो समझना था वो लॉजिक समझना था, जो मैंने पहले आपको समझाया वो अगर समझ गए तो एंट्री रट्टा नहीं लगानी पड़ेगी, अदरवाइज एंट्री रट्टा लगाओगे तो एग्जाम के टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो मैंने पहले ही बताया लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो लायबिलिटी को क्रेडिट करो और रिवैल्यूएशन को डेबिट। या ऐसे भी सोच सकते हो कि लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, मुझे नुकसान हुआ, तो मुझे रिवैल्यूएशन को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, और लायबिलिटी को क्रेडिट। और उससे रिवर्स एंट्री, अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो ये तो जाहिर सी बात है, अनरिकॉर्डेड असेट थी तो मुझे फायदा था, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो नुकसान, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट, लायबिलिटी को क्रेडिट। क्लियर? ये सारी चीज होने के बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्लोज करने से अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है, डेबिट साइड का कम होता है, तो डेबिट साइड अमाउंट दिखेगी, हम अकाउंट क्लोज करेंगे तो ये हमारा फायदा है, प्रॉफिट है। तो डेबिट साइड दिखा, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। हम जो भी पार्टनर्स है उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड, तो उसी पार्टनर्स को हम क्रेडिट करने वाले हैं, प्रॉफिट हुआ तो। और अगर लॉस हुआ तो रिवर्स एंट्री क्या कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये थी हमारी सारी की सारी एंट्रीज। एक बार ये सारी एंट्रीज देख लेना, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे पूछ लेना। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों को ये एंट्री सारी लिख लेनी है और उसके बेसिस पे मैं आप लोगों को ये रिवैल्यूएशन अकाउंट समझाऊंगा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए एंट्री का, और उसके बाद उसके बेसिस पे हम प्रैक्टिकल सम देखेंगे। इज इट क्लियर? चलो आई होप कि समझ में आ गया। चलो एक काम करते हैं, ये अकाउंट खत्म कर ही देते हैं, कुछ खास नहीं है, फटाफट, फिर नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल सम ही हमें करने पड़े। तो देखो डेबिट साइड हमारे पास क्या है, तो डेबिट साइड अगर
मैंने पहले बताया वैसे ही डेबिट साइड वो सारी चीज़ें होती है जिससे मुझे नुकसान होता है। तो देखो असेट डिक्रीज हुई तो लिखा डेबिट साइड, बैड डेब रिजर्व डेबिट साइड लिखा, डिस्काउंट रिजर्व लिखा, कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो वो लिखी, और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है लाइबिलिटी की वैल्यू तो, और प्रॉफिट है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। लेजर पोस्टिंग जैसे करते थे ना वैसे ही है। देखो मैं एक का एग्जाम्पल समझा देता हूँ, हर एक का नहीं समझेंगे हम क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है। लेजर पोस्टिंग करते थे वैसे ही है। देखो रिस्पेक्टेड असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये कब हुआ, इंक्रीज हुआ तब, और रिवैल्यूएशन को क्या किया, क्रेडिट। तो देखो क्रेडिट साइड लिखा होगा हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में, देखो दिख रहा है रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड असेट, ये कौन सी वाली, इंक्रीज वाली। और अगर आप एंट्री लिख के उसके हिसाब से पोस्टिंग नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट भी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। बेनिफिट हुआ उसको क्रेडिट साइड लिखो। देखो असेट अनरिकॉर्डेड असेट आई तो फायदा हुआ क्रेडिट साइड, अकर इनकम फायदा हुआ क्रेडिट साइड, प्रीपेड एक्सपेंस फायदा हुआ क्रेडिट साइड, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई फायदा हुआ क्रेडिट साइड। इज दैट क्लियर? हाँ, फिर इस साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है, इस साइड का कम हो रहा है, तो हमें ये पार्टनर्स कैपिटल जो लॉस है वो यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ये अकाउंट का फॉर्मेट भी आप लोग लिख लेना, एक बार यहाँ तक देख लेना। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आई होप कि सब कुछ समझ में आ गया है। नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।